Hello students, this is Ananta and you are watching me on Richa Educational Institute. आज हम लोग ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेल डिवीजन सेल साइकिल को स्टार्ट करेंगे। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। एक्चुअली देखिए सेल क्या है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसका मतलब क्या है कि हम लोग एक छोटे से सेल से हम लोगों की लाइफ शुरू हुई थी, एक जाइगोट से, और फिर वो एक सेल डिवाइड होके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल एंड ऐसे होता ही गया। और फिर उसके बाद में आज हम लोग जो खड़े हैं वो उस सेल के ग्रोथ की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से ही आज ये हम लोग हैं। तो अब ये सेल एक्चुअल में, ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन एक्चुअली सेल है क्या। हमारी पूरी बॉडी एक सब सेल से ही बनी हुई है, मतलब एक एक सेल मिला मिला के ये पूरी बॉडी बनी हुई है। तो अब ये सेल देखिए, ये डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सेल इतना ही छोटा है कि वो दिखाई भी नहीं देता हम लोगों को, वो हम लोगों को एक माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देता है। तो अब ये सेल इतना छोटा है कि सोचिए कि ये एक सेल है, तो ये एक सेल है। सेल के अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब ये बहुत सारे जितने सेल ऑर्गेनेलीज है उसमें से एक है न्यूक्लियस। तो ये सेल कितना छोटा है कि जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, उससे भी छोटा है कि एक न्यूक्लियस जो कि और भी दिखाई नहीं देता है हम लोगों को। उस सेल के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। अब ये डीएनए ऐसे देखने के लिए डीएनए है, डीएनए केमिकली इसको बोलेंगे हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ऐसे अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो इस डीएनए से हम लोग काफी फेमिलियर हैं। डीएनए बोलते ही हम लोगों के दिमाग में ऐसा एक पिक्चर आ जाता है, ठीक है। तो ये डीएनए है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब हुआ कि ये डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होता है, फादर से उसके बच्चे तक, और उसके बच्चे का उसके बच्चे तक, ऐसे करके ऑफस्प्रिंग तक ये ट्रांसलेट होता रहता है, ठीक है। तो अब ये डीएनए है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए है, डीएनए का साइज क्या हो सकता है। एक सेल के अंदर एक डीएनए का साइज है 2 से 3 मीटर लंबा। ये इतना लंबा डीएनए, ये नेचर ने कितनी अच्छी तरह पैकेज किया है कि इतना लंबा डीएनए इस छोटे से सेल, जो कि हमको दिखाई नहीं देता, उस छोटे से सेल के उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग किया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए। अब ये डीएनए जो है, डीएनए बहुत लंबा है। डीएनए हमारे सेल साइकिल जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये सेल साइकिल जब चलता है उस टाइम में एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये लंबा इतना डीएनए वो धीरे 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 कंडेंस करता है। कंडेंस करके फाइनली ये ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, या ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्रोमोसोम क्या, डीएनए क्या है, एक्चुअल में डीएनए ही क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम ही डीएनए है। क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक एलिमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये डीएनए, एक डीएनए ऐसे है, डीएनए एक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर रैप होगा अंदर ऐसे ऐसे, और फिर वापस एक ऐसे प्रोटीन से रैप होगा। रैप होते 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 ऐसे ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो बनेगा पूरा कंडेंस होके ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बंधा हुआ, ठीक है। ये क्रोमोसोम समझ में आ गया। क्रोमोसोम है डीएनए ही जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ में रैप किया हुआ एक कंडेंस स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। अब जीन क्या है, जीन इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट 2 चैप्टर बाद, मतलब 3rd चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे जीन क्या है।
तो जीन इसी चैप्टर में ये कंसेप्ट जब हम पढ़ा ही रहे हैं कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, तो जीन क्या है वो भी समझ लेते हैं। जीन है एक्चुअली, अब डीएनए इतना लंबा एक मॉलिक्यूल है, डीएनए इतना अगर लंबा मॉलिक्यूल है तो उसमें कुछ कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि फंक्शनल है और कुछ कुछ पोर्शन है जो कि नॉन फंक्शनल है। अब ये फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन। जो डीएनए का ये ऐसा कोई पोर्शन जो कि फंक्शनल है। अब फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल किसको बोलेंगे हम लोग कि ये डीएनए है, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, 2 स्ट्रैंड है, जो कि बेस पेयर से जुड़े हुए होते हैं। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस जीन का कंसेप्ट बताने के लिए ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो ये डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है डीएनए। डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड होता है आरएनए। दिस इज आरएनए, ठीक है, एक स्ट्रैंड है बस। ये डीएनए 2 स्ट्रैंड है और आरएनए एक स्ट्रैंड है। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए बना है इससे बनते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए को बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो पोर्शन ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और वहां से प्रोटीन मॉलिक्यूल बन सकता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे जीन। और ऐसा पोर्शन डीएनए का ये पोर्शन है जो कि फंक्शनल है, जहां से कि आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा, उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे जीन। और जो पोर्शन जहां से कि आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे जंक डीएनए, जो कि फंक्शनल नहीं है। तो फंक्शनल का मतलब समझ में आया कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल और उसी पोर्शन को बोलेंगे जीन। तो जीन हो गया फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए और नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को बोलेंगे हम लोग जंक डीएनए। तो फिर अभी तक हम लोगों ने समझा कि एक सेल क्या है, सेल का साइज कितना सा हो सकता है, न्यूक्लियस क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हम लोग अब अपने चैप्टर पे आ जाते हैं वापस, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो एक सेल जो है वो सेल साइकिल में जाते हैं। एक सेल जब बनता है उसका मेन एम होता है कि वो वापस डिवाइड करेगा। सेल साइकिल मतलब सेल जन्म लिया और वापस उसका नेक्स्ट काम यही है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है वापस सेल डिवाइड करने के लिए। यही उसकी डेस्टिनी है, वापस सेल डिवीजन, ताकि ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, रिपेयर हो। जैसे हम लोग, जैसे मैं बता रही थी पहले कि हम लोग एक सेल से ही शुरू हुए थे, हमारी जो लाइफ है वो एक सेल से शुरू हुई थी, एक जाइगोट से शुरू हुई थी। आज ये जो हम लोग इतने बड़े बन गए हैं, इतने मतलब इतनी जो हमारी बॉडी की ग्रोथ हुई है वो किस वजह से हुई है? सेल साइकिल की वजह से ही हुई है। सेल साइकिल मतलब एक सेल का बर्थ होगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा और सेल डिवाइड करेगा। दिस इज सेल साइकिल। तो ये सेल साइकिल कहाँ से कैसे होता है? ये एक सेल है जो कि काफी सेल साइकिल्स के थ्रू जाता है। तो एक सेल साइकिल को हम लोग फर्स्ट में डिवाइड करेंगे 2 हाफ में। दिस इज आई, दैट इज इंटरफेज, एंड दिस इज एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। तो ये जो इंटरफेज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। ये है
फर्स्ट वन इज G1 phase, second one is S phase, third one is G2 phase, and this is the M phase, that is mitotic phase. अब ये जो सेल साइकिल के अंदर हम लोग घुसते हैं तो ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज. M फेज हुआ माइटोटिक फेज, जहां पे कि सेल एक्चुअली डिवाइड होता है. सेल साइकिल ये पूरा साइकिल है और सेल डिवाइड होता है M फेज में जाके, माइटोटिक फेज में जाके. ये G1 फेज है, इसको हम लोग बोलेंगे गैप फेज, गैप 1. S फेज हुआ सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज. G2 फेज हुआ गैप 2 फेज और ये M फेज इज माइटोटिक फेज. तो ये जो माइटोटिक फेज है उसमें सेल डिवीजन हो रहा है और ये जो इंटरफेज है जो कि जिसके ये 3 सब फेज है, गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2, G1, S, G2, ये जो 3 सब फेज है इंटरफेज के. तो इंटरफेज फिर क्या हुआ, एक सेल डिवाइड होके एक सेल, जब एक सेल डिवीजन खत्म होता है और वहां से और एक सेल डिवीजन जब शुरू होता है उस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज. अब इंटरफेज में 3 फेज है, गैप 1 सिंथेसिस और गैप 2. अब देखते हैं कि G1 फेज या गैप 1 फेज में क्या होता है. तो अब हम लोग इसी चीज को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं. सेल साइकिल है, सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं. I मतलब कि इंटरफेज और M मतलब कि माइटोटिक फेज. अभी इंटरफेज के 3 सब फेजेस हैं, G1, S, G2. G1 का मतलब हो गया गैप 1, S का मतलब हो गया सिंथेसिस फेज, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे. और G2 का मतलब हो गया गैप 2 फेज. माइटोटिक फेज का मतलब हो गया यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकता है या मेयोसिस भी हो सकता है. माइटोसिस कहां पे होगा, सोमैटिक सेल्स में, और मेयोसिस कहां होगा, जर्म सेल में, गैमेट्स में. तो सेल साइकिल I फेज एंड M फेज जिसके सब फेजेस हैं G1, S, G2 और माइटोसिस. सारे बॉडी के जितने सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं उन सब सेल्स को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, जिसमें माइटोसिस होता है. और सिर्फ गैमेट्स में, फीमेल्स में एग और मेल्स में स्पर्म्स, इन गैमेट्स में ही सिर्फ मेयोसिस होता है. तो माइटोसिस जो है वो सब सारे सोमैटिक सेल्स में होते हैं और मेयोसिस होते हैं सिर्फ गैमेट्स में. इनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मेयोसिस क्या होता है. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं G1 फेज से. G1 क्या है, G1 एक्चुअली गैप 1 फेज है जहां पे कि सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को सिंथेसिस फेज के लिए. सिंथेसिस फेज का मतलब हुआ डीएनए रेप्लिकेशन होगा. तो G1 फेज में क्या होगा, सेल का जो साइज है वो ग्रो करेगा. सेल का साइज ग्रोथ होता है और इसमें आरएनए प्रोटीन्स जो बनते हैं वो सारे सिंथेसिस फेज में यूज होंगे. तो ऐसे ही प्रोटीन्स और आरएनए ये सब बनते हैं जो कि सिंथेसिस फेज में यूज होंगे. तो ये हो गया गैप फेज. गैप फेज में क्या क्या हुआ, फिर सेल का साइज जो है वो ग्रो हुआ और सिंथेसिस फेज के लिए कुछ प्रोटीन्स, आरएनए ये सारे प्रिपेयर किए गए. अब एस फेज, एस फेज में क्या होगा, सिंथेसिस मतलब क्या हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ये समझते हैं. फिर ये डीएनए है, अब ये डीएनए का ये जो एक स्ट्रैंड है
ये एक स्ट्रैंड इधर जाएगा, ये एक स्ट्रैंड इधर जाएगा, इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा और इस स्ट्रैंड का एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो गए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यही होता है एस फेज में। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब सेल का जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। लेकिन अगर हैप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड सेल ही रहेगा, डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल। मतलब ये इस फेज में जो डिप्लॉइड सेल था 2n नंबर ऑफ सेल, मतलब कि एग्जांपल दे रही हूं आपको कि ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। इसको हम लोग बोलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और हैप्लॉइड सेल्स में, मतलब गैमेट्स में, एग्स में या स्पर्म्स में होते हैं 23, जिसको हम लोग बोलते हैं n नंबर ऑफ सेल्स। तो डिप्लॉइड सेल बोलते हैं जिसमें 2n नंबर ऑफ सेल्स है, जैसे कि हमारे सोमैटिक सेल्स। और हैप्लॉइड बोलते हैं हम लोग अपने गैमेट्स वाले सेल्स को, जिसमें कि सिर्फ n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स और इसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ये 2n 4n नहीं बन जाएगा, 2n 2n ही रहेगा, सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। डीएनए जितना था वो डबल हो जाएगा, लेकिन डिप्लॉइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 के 46 ही रहेंगे इन ह्यूमंस। तो ये हो गया हमारा एस फेज, सिंथेसिस फेज हो गया, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब G2 फेज, गैप 2 फेज, गैप 2 फेज में G2 फेज, गैप 2 फेज, जिसमें क्या होगा कि अब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है एस फेज में, तो क्या हो गया कि डीएनए का कंटेंट बढ़ गया, डीएनए डबल हो गया, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो G2 फेज में एक तो डीएनए का न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाता है डीएनए कंटेंट बढ़ने की वजह से, और कुछ आरआरएनए, कुछ प्रोटीन्स और सिंथेसिस होते हैं, जो कि हम लोगों को माइटोटिक फेज, जो कि एम फेज आने वाला है नेक्स्ट, G2 के बाद में आएगा एम फेज, तो उसमें भी वो सारे यूज होंगे। तो G2 फेज को हम लोग प्री माइटोटिक फेज भी बोलेंगे, प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये G2 फेज के बाद ही आएगा हमारा एम फेज, इसके बाद ही आएगा हमारा एम फेज, इसीलिए एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, इसीलिए हम लोग G2 फेज को भी प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। तो उसके बाद आएगा एम फेज, जिसमें कि माइटोसिस या मेयोसिस। मेयोसिस हम लोग रेयरली बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में या गैमेट्स में होता है, और माइटोसिस बॉडी के सारे सेल्स में होते हैं, इसीलिए माइटोसिस का मतलब हम माइटोटिक फेज को हम लोग माइटोसिस के साथ ही रिलेट मैक्सिमम टाइम में करते हैं। अब ये माइटोसिस जो है एम फेज में, ये एम फेज जो है माइटोटिक फेज, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड वाला हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और साइटो मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। तो ये एक सेल है, सेल अभी इस स्टेज में वो G1 फेज, S फेज, G2 फेज सारे कुछ सब कुछ कवर करके आ चुका है। अब ये पहुंच गया एम फेज में। एम फेज में 4 ऐसे सब फेजेस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस।
मतलब ये होते होते ही न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो एक सेल का फर्स्ट में होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। फिर एक बार न्यूक्लियस का डिवाइड होने के बाद में तो दो न्यूक्लियस बन गए, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब दो न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद में ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वही हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब माइटोस्टिक फेज में दो फेजेस हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, दो फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में ये सब फेजेस के थ्रू जाके न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ऐसे दो सेल्स जिसमें दो न्यूक्लियस, ये इस वाले पार्ट में ये न्यूक्लियस चला जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में ये न्यूक्लियस चला जाएगा, तो दो सेल्स बन गए जिनमें की दो न्यूक्लियस है। ऐसे सेल डिवीजन हो गया और दो सेल्स में दो न्यूक्लियस ऐसे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार वापस को रिकैप कर लेते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल के दो पार्ट्स हैं, इंटरफेस, एम फेज। इंटरफेस के तीन सब फेजेस है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 में सेल का ग्रोथ होता है और S फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। G2 फेज में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ता है। फिर उसके बाद में सेल घुसता है M फेज में। M फेज में फिर दो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फाइनली वी विल गेट टू सेल्स हैविंग टू न्यूक्लियस, और ये हो गया सेल साइकिल। अब हम लोग सेल डिवीजन, ये जो एम फेज है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में। तब तक आप लोग इस चीज को डाइजेस्ट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू।